और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के कारण हमारी इंग्लिश बिल्कुल बद से बदतर थी, क्योंकि हमें अगर कुछ भी ट्रांसलेट करना होता था तो गूगल की या फिर किसी और की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़ीरो था कि मैं इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि तो मुझे उस चीज़ का बहुत दुःख था। उसी की वजह से मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। सो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या आप भी एक सो कॉल्ड एजुकेटेड हाउसवाइफ हैं? क्या आप भी अपने आप से हर रोज़ एक ही सवाल करती हैं कि मैं अपनी डिग्रीज़ का क्या करूँ? क्या आपके हस्बैंड भी आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना नहीं चाहते क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है? क्या आपके बच्चे भी आपको पीटीएम में ले जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? तो फ्रेंड, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी उनमें से एक थी, क्योंकि मेरा भी कुछ टाइम पहले यही हाल था। मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड से मुझे मिलवाना नहीं चाहते थे। मेरे बच्चे भी मुझे अपने पीटीएम में ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। सो फ्रेंड, आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाली हूँ। सो बात करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। माय नेम इज़ मानसी गोला एंड आई बिलॉन्ग टू दिल्ली। एक्चुअली मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गाँव में हुआ था, बट मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, क्योंकि मेरे पापा दिल्ली में काम करते थे। बट मेरे पापा की मेंटली और हेल्थ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उनका अ, फ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से पापा ने हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के कारण हमारी इंग्लिश बिल्कुल बद से बदतर थी, क्योंकि हमें अगर कुछ भी ट्रांसलेट करना होता था तो गूगल की या फिर किसी और की हेल्प लेनी पड़ती थी। इतनी हालत हमारी ख़राब थी, बट हमारी एजुकेशन ठीक ही जा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा कोई था ही नहीं फैमिली में, जो हमें अच्छे से गाइड कर सके कि हमें लाइफ में करना क्या है। और हमारे अंदर भी इतना दिमाग नहीं था कि हमें लाइफ में करना क्या है। बट जैसे-तैसे हमारी पढ़ाई चल ही रही थी कि मैंने 10th के एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही थी, तब मुझे पता चला कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ये तीनों चीज़ें अलग हो जाती हैं 10th के बाद। तब मैंने डिसाइड किया कि ये सारी तो मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई उस तरीके से नहीं की है। तो मुझे इंग्लिश ही अपना मेन सब्जेक्ट बनाना है, मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, मैंने 10th में ही डिसाइड किया। तो मैंने इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, और मैंने अपने मामा से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने 12th पास की, जैसे-तैसे 12th पास भी हो गई, 74% मार्क्स भी आ गए, और मैंने सोचा मुझे इंग्लिश ऑनर में एडमिशन मिल जाएगा। बट अनफॉर्च्युनेटली मुझे एडमिशन नहीं मिला, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाई। तो मैं उस दिन बहुत रोई कि मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे एडमिशन भी मिल जाए। तो फिर मैंने ओपन से एडमिशन ले लिया, और फिर मैंने उसी दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया। ये 2010 की बात है, जब मैंने इंग्लिश को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने एज़ अ टीचर काम करना उस दिन से शुरू कर दिया। फिर पढ़ाते-पढ़ाते मुझे 4 साल हो गए थे, 2014 में मेरी शादी फ़िक्स हो गई, और शादी मेरी इतने अच्छे घर में फ़िक्स हुई, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे-खासे पढ़े-लिखे लोग थे, और वहाँ जाने की जो एक्साइटमेंट थी बहुत हाई लेवल पर थी, क्योंकि मेरी ननद इंग्लिश बोलती थी, मेरे हस्बैंड भी इंग्लिश बोलते थे, और सब लोग इंग्लिश का बहुत अच्छा-सा माहौल था। तो मुझे लगा कि मैं अब बहुत अच्छे से मूव कर सकती हूँ लाइफ़ में। वहाँ जाकर पता चला कि मैं एक इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो आर्ट साइड से हूँ, और इस आर्ट साइड से होने की वजह से मैंने बहुत कुछ सुना अपने ससुराल में। मेरे कुछ खास रिलेटिव थे, उन्होंने मुझसे एक लाइन कही जिसकी वजह से मेरा सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। उनकी ये लाइन थी कि आर्ट साइड से तो गधे घोड़े भी पढ़ लेते हैं। इस लाइन ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया, और मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस था, वो सारा चकनाचूर हो गया, और मुझे लगा कि जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने उस दिन से अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इग्नोर करते-करते कुछ साल निकल गए, मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। फिर उसके बाद मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ लाइफ से कि आखिर मैं लाइफ में कर क्या रही हूँ, क्योंकि सारे लोग मेरी फैमिली में एजुकेटेड हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर सारे लोग थे, बट मैं एक होम मेकर बनकर अपनी लाइफ को जी रही थी। तो उस टाइम मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, ये अभी ये राइट टाइम है, आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवाया। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया छत्तीसगढ़ में। तो यही टाइम चल रहा था जब मैंने एडमिशन तो ले लिया, बट वो एडमिशन मतलब नाम के लिए ही रहा, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाई, और मुझे छत्तीसगढ़ अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ा। वहाँ पर हम टीचर कॉलोनी में शिफ्ट हुए, और जब गेट टुगेदर होता था फैमिलीज़ का, तो सब अपनी वाइफ़ के बारे में बताते कि मेरी वाइफ़ टीचर है, मेरी वाइफ़ नर्स है, मेरी वाइफ़ डॉक्टर है, या कुछ और है।
बट जब मेरे हस्बैंड की बारी आती थी, वो उनसे पूछते थे, "सर, आपकी वाइफ़ क्या करती हैं?" तो मेरे हस्बैंड को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उनकी वाइफ़ होम मेकर है। बट मुझे ये सुनने में और ये एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे ऊपर एक टैग भी था, जो टैग था दिल्ली का। दिल्ली की लड़कियाँ बहुत एडवांस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बट मैं एक होम मेकर नेचुरल मतलब नॉर्मल लाइफ़ जी रही थी। तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ, मैं अपने बच्चों को ही देखती हूँ और कुछ भी नहीं करती, मतलब ये सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि दिल्ली से बिलॉन्ग करती है, इंग्लिश बोलनी आती है। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़ीरो था कि मैं इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा था और जब बारी मेरी आई इंट्रोड्यूस करने की, तो मैं अपने आप को हिंदी में ही बता रही थी और हिंदी में बताते टाइम भी मैं इतना फंबल कर रही थी, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मैं इतना फंबल कर रही थी कि मेरे हाथ-पैर कँप-कँपा रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि ना तो मुझे हिंदी ही ढंग से आ रही है, ना ही मुझे इंग्लिश ढंग से आ रही है। क्योंकि उस वर्ड की वजह से कि 8 साइड से तो गधे-घोड़े भी पढ़ लेते हैं। एक वर्ड ने मेरी पूरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। मैं जितनी कॉन्फिडेंट शादी से पहले हुआ करती थी, वो सारा कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ और कैसे छूमंतर हो गया। तो मुझे उस चीज़ का बहुत दुःख था। उसी की वजह से मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। सो मैंने डिप्रेशन के बाद से डिप्रेशन के टाइम पर ही अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, जिससे मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उससे ना तो मेरे बच्चे कुछ सीख रहे थे और ना ही मैं कुछ सीख रही थी। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरी एक पहचान बने और टीचर कॉलोनी में सबको बता सकूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा दे रही हूँ। बट व्लॉगिंग से ना तो मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे रही थी, ना ही मेरा भाई मेरे से खुश था। मेरा भाई बोलता था, "शादी से पहले तू पढ़ाती थी, अभी भी तू पढ़ा सकती है।" बट मुझे ऐसा लगता था उस वर्ड की वज़ह से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मैं ना ही मैं साइंस साइड से हूँ, ना ही मैं कॉमर्स साइड से हूँ, तो आर्ट साइड वाले कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आर्ट साइड वाले बिल्कुल ख़त्म होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में। मेरे अंदर ये वाली फीलिंग बहुत अच्छे से आ गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ लाइफ़ में। बट मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मम्मा ने, सबने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तू अभी भी कुछ कर सकती है, अभी भी कोई टाइम नहीं निकला है, अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो। फिर मैंने अपने ऊपर इतना फ़ोकस करना स्टार्ट किया कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही है। ज़्यादा नहीं तो इतना कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ और अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। अगर कोई रैंडमली मुझसे कनेक्ट होना चाहे तो मैं उससे इंग्लिश में कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे अपना कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा करना है। मैंने 2 महीने इतनी मेहनत की कि बस मैंने इंग्लिश को दोबारा से घोल कर पी लिया। और अभी इंग्लिश मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि मतलब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है मुझे इंग्लिश बोलने में और मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो बिल्कुल ज़ीरो से भी माइनस में चला गया था, वो अभी बहुत अच्छा खासा अभी मेरे अंदर है। वो मेरे सिर्फ़ हस्बैंड की वज़ह से, मेरे भाई की वज़ह से और मेरी मेहनत की वज़ह से है। और अभी मेरे यूट्यूब और फ़ेसबुक पर अच्छे खासे फ़ॉलोअर्स हैं। अभी मैं बहुत सारी होम मेकर्स को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट, और ये बोलते टाइम मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर हूँ और मैं बहुत सारी होम मेकर्स को पढ़ाती हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक होम मेकर थी, अभी भी मैं होम मेकर हूँ, बट घर बैठे-बैठे मैंने एक चैनल क्रिएट किया जिसका नाम हाउसवाइफ इंग्लिश कॉर्नर है। इस चीज़ से, इस वर्ड से मुझे बहुत एलर्जी थी, हाउसवाइफ, होममेकर। मैंने सोचा इसी नाम को यूज़ करके कुछ किया जाए। मैंने अपने चैनल का नाम फ़ेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पर सेम नाम से अपना चैनल क्रिएट किया, हाउसवाइफ इंग्लिश कॉर्नर। और मैंने होममेकर से, हाउसवाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की। धीरे-धीरे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने सारे लोग मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा कि धीरे-धीरे लोग मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक होममेकर हूँ। तो उन्हें उन्हें ये लगा कि ये होममेकर होकर इतना सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चे और हस्बैंड को टाइम देते हुए भी अपने लिए टाइम निकाल सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इतने लोग कनेक्ट होना चाहेंगे। औरतें ही नहीं, आदमी भी मेरे साथ बात करना चाहते हैं। आज मैं औरतों के साथ-साथ आदमियों को भी ऑनलाइन ट्यूशन्स देती हूँ और आज मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ़ में आर्ट साइड से होते हुए भी इतनी सैटिस्फाई हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे इस फैकल्टी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि मैं आर्ट साइड से हूँ। तो यही मेरा आर्ट साइड मेरे जो टैलेंट पर हावी नहीं हुआ, क्योंकि मैं आर्ट साइड से होते हुए भी एक इंग्लिश की टीचर बनी और मैंने अपना चैनल क्रिएट किया फ़ेसबुक एंड यूट्यूब पर। फेसबुक पर मेरे 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड यूट्यूब पर मेरे
8000 सब्सक्राइबर्स हैं और मोर देन दिस मेरे जो वीडियोज़ के व्यूज़ आते हैं फ़ेसबुक पर वो बहुत अच्छे खासे आते हैं, टच वुड। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोगों को बहुत सारे लोग फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब से ज़्यादा लोग फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वहाँ पर लोग देखते हैं, बहुत से लोग मुझसे फ़ोन करके बोलते हैं, "मैम, मैं अपनी वाइफ़ को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। मैम, मैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ।" उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाई। मैं इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं जो भी हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मैं एक होममेकर हूँ, ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं एक टीचर, एक मेंटर भी हूँ। यही मेरी कहानी थी, बट अभी मैं बताती हूँ कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंग्लिश मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए न्यू बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज हम सबके पास है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो नॉलेज है, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब बात किसी के सामने बोलने की आती है, तब तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो गाइज़, सबसे पहला काम आपको करना है अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बातें करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इंग्लिश की, बट बात जब बोलने की आती है या किसी से बात करने की आती है, तब उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है और जो भी उनकी नॉलेज है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो गाइज़, कैसे मैंने अपने आप को मूव ऑन किया, कैसे मैंने अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली एक्सरसाइज़ ये है कि जो भी आपको आता है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, आंसर कीजिए और मिरर के सामने खड़े होकर इस एक्सरसाइज़ को आपको बार-बार करना है। जभी भी दिन भर में जितना भी टाइम मिलता है, आप इस एक्सरसाइज़ को बार-बार कीजिए। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर थोड़ा-सा चेंजेस पता चल रहे हैं आपको। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बिल्ड हो रहा है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज़ करने के साथ-साथ आप दूसरी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बात जब अपने घर वालों से ही बात करने की आती है इंग्लिश में, तो तब भी हमें डर लगता है कि यार हमारा मज़ाक बन जाएगा। अगर एक शब्द भी गलत निकला, अगर एक वर्ड भी गलत निकला तो हमारा मज़ाक बना दिया जाएगा। यही फीलिंग मुझे भी आती थी, अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी या मैं अपने बच्चों से बात करूँगी, अपनी ननद से बात करूँगी, तो वो लोग मेरा मज़ाक बना देंगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो था। बट अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अगर आपको इंग्लिश में सच में बात करनी है, तो आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना होगा। क्योंकि जब आप बोलने की शुरुआत करेंगे, तो मिस्टेक तो होंगी ही होंगी और मिस्टेक से अगर डर कर भागोगे, मुँह छुपाओगे, तो आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, अपनी मिस्टेक्स के बारे में बिल्कुल भी सोचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स के ही बारे में सोचोगे, तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। ये वाला काम आप किसी और पर छोड़ दो, आपकी मिस्टेक को कोई और जज करेगा, कोई और नोटिस करेगा, रेक्टिफाई करेगा, करेक्ट करेगा, बट ये काम आपका नहीं है। आपका सिर्फ़ एक काम है कि आपको जितना हो सके उतना आपको बोलना है, मिस्टेक्स करनी है और करते रहनी है। जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, जिस दिन मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा इंग्लिश में या जिस दिन मैं बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाऊँगा, उसी दिन से मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँगा या करूँगी। बट वो दिन कभी नहीं आएगा अगर आप आज ट्राई नहीं करते। तो अगर आपको सच में ही इंग्लिश बोलनी है, तो आज से आपको गलतियाँ करना सीखना ही होगा। अपनी गलतियों से कभी मत डरो। क्योंकि अगर एक अंग्रेज भी हिंदी बोलना सीखता है, तो वो हिंदी भी इतने अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जब अंग्रेज़ों की तरह हो जाऊँगा, मैं तभी इंग्लिश बोलूँगा? और आप कभी भी किसी और को कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप जैसे हिंदी में बात करते हैं, जैसे अपनी मदर टंग में बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इंग्लिश में बात कीजिए, क्योंकि वो बनावटी नहीं लगता और नेचुरली आप उसे बोल पाएँगे। तो यही चीज़ मैंने फ़ॉलो करी, मैं हिंदी भी जैसे बोलती हूँ, मैं इंग्लिश को भी उसी तरीके से बोलती हूँ। क्योंकि जब मैं वैसे इंग्लिश बोलती हूँ, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोलती हूँ। अगर मैं किसी और को कॉपी करूँगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और सारा दिमाग मेरा उस बंदे पर जाएगा जिसको मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इट्स बेटर कि आप अपना जो वर्ज़न है उसको इम्प्रूव करें। आप अपने आप की जो क्वालिटी है उसको एनहांस करें। एंड बहुत से लोग बोलते हैं उनके पास वोकैब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें वोकैब्स नहीं आती है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में या इसको क्या बोलते हैं? एक ही शब्द को हम बहुत तरीकों से बोल सकते हैं। एक ही वर्ड के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं। तो एक ही चीज़ को आप डिफरेंट तरीकों से बोल सकते हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करें। क्योंकि हम हिंदी भी जब बोलते हैं तो हम बहुत सिंपल हिंदी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कृत वाले वर्ड यूज़ नहीं करते। जब हमें कोई हिंदी में डिफ़िकल्ट वर्ड पता चलता है, तो हम फटाक से दूसरे से पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है यार? हम तो बहुत सिंपल हिंदी बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? बट जब बात इंग्लिश की आती है और हमें इंग्लिश में किसी और से कुछ पूछना हो, तो हम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार पूछेंगे तो वो सामने वाला क्या कहेगा? हमारा मज़ाक बन जाएगा। इससे अच्छा है कि पूछो ही ना, स्किप कर दो उसको।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है या कुछ लाइन समझ नहीं आ रही है, आप बेझिझक पूछ सकते हो। वो क्या सोचेगा ये उसका काम है, आपका जो काम है सिर्फ़ अपना काम कीजिए। क्योंकि जब इंग्लिश की बात आती है लोग बोलते हैं हमारे पास बिल्कुल वोकैब्स नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है। बट अगर आप सच में सोचोगे आपके पास 5000 वर्ड्स ऑलरेडी आपके माइंड में हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, आप उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते, आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको यूज़ नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम सिर्फ़ यही है। बट आप अगर डेली कोशिश करोगे, क्योंकि जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो वो भी कितनी बार गिरता है, फिर जाकर बैठना सीखता है। फिर जब खड़े होने की बारी आती है, तब वो कितनी बार गिरता है, जब वो खड़े होना सीखता है, वॉक करना सीखता है। बट जब अब इंग्लिश की बारी आती है, तो हम एकदम से भागने की कोशिश करते हैं। हम डायरेक्ट अंग्रेज़ों को कॉपी करना चाहते हैं। बट अगर आप इंग्लिश को सच में सीखना चाहते हैं, तो बी लाइक अ किड। जैसे वो कोशिश करता है, उसी तरीके से आपको डे बाय डे कोशिश करनी है। अगर एवरीडे आप कोशिश करेंगे, तो आपको एक दिन इंग्लिश भी आ ही जाएगी। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बट अगर आप इंग्लिश को सीखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है और एक वर्ड के पचासों वर्ड होते हैं, आप उसे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। ये एक कम्युनिकेशन है और हम जब इंग्लिश बोलते हैं ना, हम सोचते हैं हमें दूसरे को इम्प्रेस करना है, बट इम्प्रेस नहीं करना है, आपका मोटिव ये होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं, मैं उसे समझा पा रहा हूँ या नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हमें सिर्फ़ कम्युनिकेट करना है लोगों से, हमें कोई अंग्रेज़ नहीं बनना है। तो अंग्रेज़ बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सिर्फ़ सिंपल सी लैंग्वेज को फ़ॉलो करें और उसे बोलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप सच में बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलने की कोशिश हर रोज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं किया करती थी। मैंने ये तीनों एक्सरसाइज़ 2 महीने लगातार की और 1 दिन में बार-बार की। अगर आप भी इसी तरीके से करते रहेंगे, तो आपको भी 2 महीने के अंदर इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। क्योंकि मैं अपने कोर्स के अंदर लोगों को यही सिखाती हूँ कि किस-किस टाइप की एक्सरसाइज़ वो कर सकते हैं, जिनसे उन्हें इंग्लिश सिर्फ़ 2 महीने के अंदर बोलनी आ जाए। क्योंकि नॉलेज जितनी भी माइंड में है, उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लिखना एक अलग बात होती है, अंडरस्टैंड करना अलग बात होती है, बट जब बात बोलने की आती है, तो सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, हमारी सारी नॉलेज एकदम खत्म हो जाती है। बट अगर आप ये सारी एक्सरसाइज़ बार-बार करेंगे, तो आप भी बोलना सीख सकते हैं। सो गाइज़ ये सारे टिप्स अपनाकर मैंने हाउसवाइफ का टैग रिमूव करके अपने आप को एक नया टैग दिया मेंटर इंग्लिश टीचर। तो आपको भी अपने आप को अगर ऊपर उठाना है तो आपको भी ये सारे टिप्स फॉलो करने होंगे और आपके लिए इंग्लिश एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज बन जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।